नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर जो पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर पीएटी के जो पेपर सॉल्यूशन हैं, उसमें 9/11/2020 का ये जो पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें AG2 जो है, इसके क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चन AG2 मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन लाखन झाला सर कराएंगे। उसके बाद इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चन जो हॉर्टिकल्चर के आए हैं वो भूपेंद्र यादव सर आपको सॉल्व कराने वाले हैं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होइंग। निम्नलिखित में से कौन सा होइंग का उदाहरण है? होइंग, तो होइंग करने का मतलब क्या होता है भाई? तो हमने जैसे बात करते हैं कि हो जो है ये क्या चीज है भाई? तो हो एक इंप्लीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंप्लीमेंट है सेकेंडरी टिलेज का। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट है ये। द्वितीयक भू परिष्करण जो है उसका यंत्र है। तो द्वितीयक भू परिष्करण की क्रिया अगर यहां पर देखे जाएं तो प्राथमिक जुताई ये बिल्कुल नहीं आएगा। लेआउट मतलब खेत के चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं भाई, इस तरह से हम खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनाना, या हमारे को बगीचा लगाना है तो उसके लिए हम लोग कितनी दूरी पर लगाना है, कहाँ पर क्या चीज आएगी, इसको लेआउट बोला जाता है। अब इसके अंदर आता है सेकेंडरी टिलेज या इसको माध्यमिक जुताई कहा जाता है। तो माध्यमिक जुताई का कार्य भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये जो क्रिया है हो, या हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं हो की सहायता से हम लोग करते हैं यहाँ पर होइंग। होइंग जो है ये किसके लिए की जाती है? फॉर वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के लिए हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप में ये करते हैं प्रैक्टिस, और इसे बोला जाता है इंटरकल्चर। सेकेंडरी टिलेज के अंदर जो आता है इंटरकल्चर, उसमें ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेज ऑफ द क्रॉप इज मोर प्रोन टू वीड कॉम्पिटिशन। फसल की किस अवस्था में खरपतवार की अधिक संभावना होती है? तो हम सभी जानते हैं कि खरपतवारों का अंकुरन फसलों के अंकुरन से जल्दी होता है, पहले होता है, और जो हमारी अंकुरित होने वाली फसलें हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा कंपटीशन करते हैं। तो परिपक्वता की अवस्था नहीं आएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ भी नहीं आएगी, प्रजनन के समय भी नहीं है। सबसे ज्यादा सीडलिंग जो अवस्था होती है, मतलब अंकुरित होने की अवस्था जो है, इस समय हम लोग देखते हैं, या पौधा बहुत छोटी अवस्था में जब होता है तब खरपतवार जो है सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा प्रतियोगिता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच मेथड ऑफ इरिगेशन वीड प्रॉब्लम इज मिनिमाइज्ड। सिंचाई की किस पद्धति में खरपतवार की समस्या कम से कम होती है? देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर सारी विधियों की अगर बात करें तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये कि जो ड्रिप सिंचाई होती है इसमें खरपतवारों की समस्या कम से कम होती है। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसमें जहां पर फसलें होती हैं, जैसे ये फसल के पौधे लगे हुए हैं, और हम सिंचाई जो करते हैं उन पौधों के पास ही इस तरह से नलियों की सहायता से सिंचाई की जाती है, और बीच में जहां पर खरपतवारों के उगने की संभावना होती है, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ आप देखोगे कि पानी नहीं पहुंचता है। इसके कारण आप देखोगे कि खरपतवारों की संख्या कम होती है। और इसी विधि में हम खरपतवार नियंत्रण के लिए हर्बिगेशन जो है उस क्रिया को भी कर सकते हैं। हर्बिगेशन आप समझते हैं, जिसमें हम सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड या शाकनाशी का इस्तेमाल करते हैं, उस क्रिया को बोला जाता है हर्बिगेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 21, वाटर यूज इफिशियंसी इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ। वाटर यूज इफिशियंसी, जल उपयोग दक्षता की यहाँ पर बात कर रहा है। वैसे ये होना चाहिए जल अनुप्रयोग दक्षता, या इसे कहा जाता है सिंचाई क्षमता। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, या हम इसको बोलते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी। ये अगर आप देखोगे तो ड्रिप या टपकाऊ विधि की सबसे ज्यादा है। अब यहां पर इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसी विधि जो सबसे ज्यादा जल को जड़ क्षेत्र में पहुंचा रही है,
जो मेथड रूट जोन में सबसे ज्यादा वाटर पहुंचाती है उसकी हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट ड्रिप इरिगेशन की आप देखोगे यहां पर होती है, कितनी होगी, तो 70 to 90% जो है ये ड्रिप इरिगेशन की हम लोग बोलेंगे इरिगेशन इफिशियंसी या वाटर यूज बोलेंगे। इसके बाद स्प्रिंकलर की अगर देखा जाए तो 50 to 70% होती है, ये जो है हाईएस्ट या मैक्सिमम होती है ड्रिप की। फ्लड इरिगेशन की 25 to 35% है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होती है, तो लोएस्ट होती है। फिर हमने कहा बेसिन मेथड जो है, हाँ ये जो सरफेस इरिगेशन की मेथड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे इसी की होती है, हम लोग बोलेंगे कि 35 to 50% के अप्रॉक्स इसकी इरिगेशन एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ड्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इन इंडिया मोनोक्रॉपिंग ऑफ इज वेरी कॉमन। भारत में मोनोक्रॉपिंग बहुत सामान्य है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वैसे यहां पर जो वर्ड यूज करना चाहिए वो आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर वर्ड इसके लिए प्रॉपर वर्ड होता है, या इसको बोला जाता है एकल कृषि। इसमें एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है। तो भारत में ज्यादा प्रचलित कौन सा है, तो वो है राइस। राइस जो है ये भारत में मोनोक्रॉपिंग में या मोनोकल्चर में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28। विच ईयर वाज रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या आरआरबी की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। हम लोग बात करते हैं किसके रिकमेंडेशन पर हुई थी, तो हम लोग बात करते हैं नरसिम्हा जो कमिटी है, नरसिम्हा कमिटी का जो रिकमेंडेशन था, सिफारिश थी, इसके ऊपर आप लोग देखोगे इस सिफारिश के कारण सबसे पहले आप देखोगे कि इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो हम लोग देखते हैं ये स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। और हमने कहा कि फर्स्ट जो आरआरबी खोली गई थी वो कहाँ थी, मुरादाबाद यूपी। ठीक है, नरसिम्हा जो कमिटी है उसकी रिकमेंडेशन पर 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। पहली आरआरबी जो थी वो कहां पर खोली गई थी, तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 31। द हाई यील्डिंग व्हीट वेराइटीज रिक्वायर्ड इरिगेशन एट देयर क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों को अपने महत्वपूर्ण विकास चरणों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज की बात की है तो आप जानते हैं कि व्हीट के अंदर आप देखेंगे 6 जो है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज मानी जाती है। जैसे फर्स्ट को हमने कहा सीआरआई हो गया, सेकंड को हम लोग बोलते हैं टिलरिंग, टिलरिंग के बाद आता है जॉइंटिंग, टिलरिंग फिर जॉइंटिंग हो गया, जॉइंटिंग के बाद फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो मिल्किंग, और मिल्किंग के बाद आती है डफ स्टेज। तो इस तरह से आप देखोगे 6 स्टेजेस यहाँ पर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट सीआरआई है, तो हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे 6 जो है यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर इज द इंडिकेटर प्लांट ऑफ। डेफिशिएंसी बोल रहा है फूल गोभी किसकी कमी का सूचक पौधा है। तो वैसे तो अगर हम लोग देखें कि कॉलीफ्लावर जो है किसकी डेफिशिएंसी का होता है, तो इसके अंदर मोलिब्डेनम आता है, नाइट्रोजन भी आता है और कैल्शियम भी आता है। तो यहां पर हम लगाते हैं मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि व्हिपटेल जो होता है, व्हिपटेल डिजीज जो है इसकी वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होती है। क्लियर ही आपको नजर आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग देखें तो पोटेशियम के लिए आलू, फास्फोरस के लिए तोरिया, नाइट्रोजन के लिए हम लोग बोलेंगे कि मक्का, गोभी, मेज, कॉलीफ्लावर आ जाएगा। यहां पर हमने कहा रॉकेट सलाद, तूरिया आ गया, पटेटो आ गया। तो ये सूचक पौधे यहां पर हो रहे हैं, इंडिकेटर प्लांट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। निम्नलिखित में से कौन सा भारी जैविक खाद का उदाहरण है। तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि महुआ केक, केक मतलब होता है खली, नारियल केक, बोन मील। बोन मील का मतलब क्या है भाई, बोन मील का मतलब होता है हड्डी, चूर्ण,
और केक यहां पर जो बोला है, केक का मतलब होता है खली। तो हमने पढ़ा है कि जो खलियां हैं और जो हड्डी चूर्ण है ये क्या चीज है भाई, तो इसे कहा जाता है हल्की या हम लोग यहां पर बोलते हैं सांद्रित खादें। अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड मैन्योर। ये हो गया। तो बचा क्या, नाइट सॉइल। नाइट सॉइल जो है ये किस तरह की खाद है, तो ये भारी या जैविक खाद है, ये हमारा आंसर हो गया। नाइट सॉइल मतलब मानव मलमूत्र से बनी हुई खाद को नाइट सॉइल हम लोग यहां पर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नाइट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ। नाइट्रीकरण का अर्थ है किसका रूपांतरण। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है भाई, हम लोग बात करते हैं कि अमोनियम जो है से नाइट्रेट का बनना, इसे कहा जाता है नाइट्रीकरण। अमोनियम से नाइट्रेट का बनना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। तो हम लोग यहां पर देखते हैं अमोनियम 2 नाइट्रेट, ये हमारे सामने लिखा है NH4+2 NO3। इसे बोला जाएगा क्या, तो इसे बोला जाएगा नाइट्रिफिकेशन। 2 स्टेज में ये होता है। सबसे पहले अमोनियम आयन जो होता है उससे नाइट्राइट आयन बनता है जो कि नाइट्रोसोमोनास के कारण बनता है। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है और ये किसके कारण होता है, तो नाइट्रोवेक्टर के कारण होता है। और याद रखना नाइट्रीकरण एक तरह की ऑक्सीकरण प्रोसेस है, 2 बार यहां पर ऑक्सीकरण होता है तब ये चीज बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50। द हार्मफुल टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट इन नीम केक इज। नीम केक मतलब नीम की खली में मौजूद हानिकारक विषाक्त यौगिक है। क्लियर, ये पॉइंट आपको लिखाया गया है क्लास में, आप जानते ही हैं। और ये है निम्बिया। निम्बिया जो है ये नीम की खली में पाया जाता है, जबकि रेजिन की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है केस्टर। केस्टर का मतलब है अरंडी, अरंडी में ये मिलता है। फिर जेट्रोपोइन किसमें मिलता है भाई, तो जेट्रोफा, या ऐसा बोले कि ये किसमें मिलेगा, रतन जोत। और ये क्या है, माउरिन। तो माउरिन जो है एक टॉक्सिक अल्कलाइड है। ठीक है, तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 50। आंसर यहां पर हो जाएगा निम्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। द येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड विथ। पीली क्रांति की बात यहां पर चल रही, किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन। नो, ये तो कौन सी रिवोल्यूशन आती है भाई, व्हाइट रिवोल्यूशन को बोला जाता है, श्वेत क्रांति को बोला जाता है। फिर फिश प्रोडक्शन, मछली, नहीं, ये रिलेटेड है ब्लू रिवोल्यूशन से, नीली क्रांति से संबंधित है भाई। ऑयल सीड प्रोडक्शन, तिलहन खाद्य तेल के उत्पादन से, हाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में अगर देखें अंडे के उत्पादन से, एक से, तो ये किससे है, सिल्वर रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, रजत क्रांति से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 64। द खालिस्तान दिया है इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर। शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित है। तो आप जानते हैं कि भाई बागवानी के उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति, नहीं भाई, अभी मैंने आपको बताया मछली से है। पीली क्रांति तिलहन से है, हरित क्रांति फसलों से है। आंसर आ जाएगा यहाँ गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्णिम क्रांति। वैसे एक बात याद रखना कि शहद से रिलेटेड पूछा जाता है तो एक क्रांति आती है जिसको बोला जाता है मीठी क्रांति, स्वीट रिवोल्यूशन इसको बोला जाता है, ये हनी से रिलेटेड है। बाकी यहां पर हमारा आंसर आएगा गोल्डन रिवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। द लेयर्स ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड। मिट्टी की परतों को कहा जाता है। तो भाई मिट्टी की परतें कब आएंगी, जैसे हम किसी मिट्टी को ऊर्ध्वाधर या खड़ा इस तरह से काटते हैं, वर्टिकल अगर हम लोग यहां पर कट लगाते हैं इस तरह से, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको अलग अलग लेयर्स नजर आएंगी, O, A, B, C और R।
अब ये जो लेयर्स होती हैं, एक एक ये लेयर की अगर हम लोग बात करें, परत की अगर बात करें, तो इनको बोला जाता है होराइजन, क्षैतिज, या इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है संस्तर, संस्तर बोला जाता है। और जब हम इसको एज ए यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है मृदा परिच्छेदिका, या हम लोग इसको बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। ये तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा होरिजोन या क्षैतिज। टेक्सचर अलग चीज है। टेक्सचर का मतलब होता है रिलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, मतलब मृदा में सैंड, सिल्ट और क्ले के परसेंटेज को बोलते हैं। डेंसिटी आप जानते ही हो, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मतलब किसी हम लोग आयतन की, फिक्स आयतन की सहिति को बोलते हैं। और स्ट्रक्चर या संरचना का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर एग्रीगेट्स, मतलब सॉइल के अंदर मृदा कण और कणपुंजों की जो जमावट, सजावट होती है, उसी को बोला जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 71, ग्रोइंग ऑफ टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ अ डिफाइंड रो पैटर्न इज नोन एज, एक निश्चित पंक्ति पैटर्न के साथ भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो फसलें उगाने को किसके रूप में जाना जाता है? तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां बात करें, यहां पर मोनोक्रॉपिंग, तो ये नहीं आएगा भाई। मोनोक्रॉपिंग कैसे आएगा? इंटरक्रॉपिंग का मतलब कतारों के बीच में हम लोग लगाते हैं। सीक्वेंस क्रॉपिंग, ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस क्रॉपिंग में हम एक के बाद एक फसल की कटाई करते हैं, इसके बाद तुरंत खेत को तैयार करके दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, ये भी नहीं आया। एक साथ बोने की बात आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड क्रॉपिंग इसे कहा जाएगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्योंकि यहां पर हमसे बात की डिफाइंड रो अरेंजमेंट बोल दिया, हम लोग इसका आंसर लगाएंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 73, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, वन क्रॉप मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रोटेशन, फसल चक्र का अधिकतम लाभ पाने के लिए रोटेशन में एक फसल को शामिल किया जाना चाहिए। अब वो फसल कौन सी है? तो सब आप जानते हो, अनाज, तिलहन, केस, हाँ, पल्स क्रॉप जो है, इनको जरूर शामिल करना चाहिए। और उसका रीजन ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप जानते हो कि फसल चक्र का मेन उद्देश्य होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है, मृदा उर्वरता को बनाए रखना है, ये हम लोग जानते हैं। तो उर्वरता को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए दलहनी फसलें होना चाहिए, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ राइस ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए चावल के अंकुर के लिए कितने नर्सरी की आवश्यकता होती है? तो हम लोग यहां पर बोलते हैं कि 1/10 से 1/20 हेक्टेयर जो है, या इसको बोला जाएगा एक तरह से कि 500 से 1000 वर्ग मीटर की नर्सरी यहां पर होनी चाहिए। आंसर हमारा यहां पर अगर दोनों दिया रहे तो ये आएगा या फिर ये आएगा। तो 1/10 मतलब 0.1 हेक्टेयर जो है, ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो आप जानते हो इसको कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को माना जाता है। जबकि एमएस स्वामीनाथन कौन है? तो आप देखोगे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और नॉर्मन बोरलॉग कौन है? तो हम लोग बोलेंगे इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बोरलॉग है। और इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। अब हीरालाल चौधरी कौन है? तो इनको हम लोग बोलेंगे भाई फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन कार्प। कार्प फिश जो है
इसके अंदर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग का काम इन्होंने किया था, फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। 92, ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इस टर्म एस। एक ही समय में एक ही क्षेत्र में विभिन्न ऊंचाई के बढ़ते पौधों को क्या कहा जाता है? तो अलग अलग ऊंचाई के जब पौधे लगाए जाते हैं तो इसे बोला जाता है बहुस्तरीय सस्यन, बहुमंजिली सस्यन, बहुपर्तीय सस्यन, मल्टी टायर क्रॉपिंग। ये सारे नाम जो है हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है भाई, अलग अलग हाइट के जो हैं प्लांट्स को एक साथ एक फील्ड में आप देख पाओगे, इस तरह से अलग अलग हाइट के प्लांट होते हैं। तो आप लोग देखोगे कि ये कहाँ है, तो पॉपुलर इन कोकोनट ऑर्चर्ड ऑफ केरला एंड कर्नाटका, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, यहां पर ये पॉपुलर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 97 हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ रेनबो रिवोल्यूशन। रेनबो इंद्रधनुष क्रांति से जुड़ा हुआ है। इंद्रधनुष क्रांति का मतलब क्या होता है भाई, सभी क्रांतियां एक साथ, जब सारी क्रांतियों की एक साथ बात की जाती है तो इसको रेनबो रिवोल्यूशन कहा जाता है। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये तो केवल एनिमल से है। फिर हमने कहा प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ये केवल हॉर्टिकल्चर क्रॉप से है। प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ फील्ड क्रॉप, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, ये हमने गोल्डन देखा, ये व्हाइट रिवोल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो एन इंटीग्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सारी क्रांतियां आपको एक साथ नजर आ रही है, इसलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा 97 का डी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर बात की। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है यहां पर वो है फ्लड इरिगेशन इज आल्सो नोन एज। फ्लड इरिगेशन, बाढ़ सिंचाई विधि को क्या बोला जाता है? तो हम लोग यहां पर देखेंगे फ्लो इरिगेशन, नहीं ये नहीं आएगा। फ्लो इरिगेशन तो सरफेस वाली बहुत सारी आ जाएगी। लिफ्ट इरिगेशन ये भी नहीं बोलेंगे। सब सरफेस इरिगेशन ये भी नहीं। हाँ, अनियंत्रित सिंचाई जरूर कहा जाएगा, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, क्योंकि यहां पर पानी को फील्ड में हमने ओपन जो है रिलीज कर दिया है, खुला छोड़ दिया, उसकी जहां मर्जी आएगी वहां जाएगा। इस कारण से हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो ये क्रॉप प्रोडक्शन के मैं क्वेश्चन आपके सामने कुछ लेकर आया था। कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आएंगे लाखन सिंह झाला सर, और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन भूपेंद्र यादव सर लेकर आएंगे। अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपकी एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, केवल पढ़ते जाना। थैंक यू। सर जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके सॉल्यूशन पर। 9/11/2020 को ये पेपर हुआ था, और जो पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कौन सी शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कौन सा आ रहा है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। द टर्म SRI इज रिलेटेड विथ डैश डैश कल्टीवेशन। SRI शब्द का संबंध जो है कि खेती से संबंधित है। 2020 में जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उसके पहले तक हमें यही पता था कि जो SRI है इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जिसकी शुरुआत हुई थी मेडागास्कर से। कहां से हुई थी भैया? मेडागास्कर से इसकी शुरुआत हुई थी। परंतु 2020 में जब यह क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जो आंसर लिया गया वो लिया गया बोथ राइस एंड रागी, चावल और रागी दोनों में। तो यहां पर SRI का मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन भी है और सिस्टम ऑफ रागी इंटेंसिफिकेशन भी है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो याद रखिएगा भैया। क्लियर है क्या? वरना आप सिर्फ राइस याद करके चले जाएंगे, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप गलत करके आ सकते हैं। तो गलती हम लोगों को नहीं करना है। इस प्रकार से जब भी प्रश्न आए तो इस प्रकार से हम लोगों को इसको आंसर लगाना है या जवाब देना है। अगला प्रश्न,
हेल्प फार्मर बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ऑन डेयरी फार्म एंड डेयरी फार्मिंग लोन्स थ्रू अप्रूव्ड बैंक। अनुमोदित बैंकों के माध्यम से डेयरी फार्म और डेयरी फार्मिंग ऋण पर सब्सिडी प्रदान करके किसानों की मदद कौन करता है? बहुत सारे बैंकों से जो किसानों को लोन मिलता है डेयरी फार्म के लिए, डेयरी फार्मिंग के लिए, उस पर सब्सिडी प्रदान करने का काम करता है नाबार्ड। कौन काम करता है? नाबार्ड। क्योंकि ये कौन सा बैंक है भैया? ये बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये कृषि और ग्रामीण विकास का बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, तो जो नाबार्ड होता है वो क्या करता है? वो सब्सिडी प्रदान करने का काम करता है। अगला, विच वन इज अ टिलेज टूल? इनमें से कौन सा टिलेज टूल या जुताई का उपकरण है? ठीक है, सिकल क्या काम करता है? ये क्या काम करता है भैया? ये प्लगिंग का काम करता है। ये प्लगिंग का काम करता है, यानी कि ये जुताई का काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये कटिंग का काम करता है। ये कटिंग का काम करता है, यानी कि कटाई का काम करता है। ये क्या काम करता है? ये छिड़काव का काम करता है। स्प्रेइंग का काम करता है। किसका काम करता है? स्प्रेइंग या छिड़काव का काम करता है। और ये क्या काम करता है? ये भी कटिंग का काम करता है, कटाई का काम करता है। अब हमसे पूछा है कि टिलेज टूल, तो आपको पता होना चाहिए टिलेज की परिभाषा क्या होती है। टिलेज की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें मृदा का यांत्रिक उलटफेर होता है, सॉइल का मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है। अब इन तीनों में तो सॉइल का मैकेनिकल मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है, मृदा का यांत्रिक उलटफेर नहीं हो रहा है, एक के अंदर ही हो रहा है। किसके अंदर? ए के अंदर। तो आंसर है ए, आगरा। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया टेकन केयर एंड क्रेडिट नीड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। अभी मैंने आपको बताया है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। आईसीएआर का क्या काम करता है? आईसीएआर जो है वो शिक्षा का और अनुसंधान का काम करता है। एसबीआई तो खुद एक बैंक है। एफसीआई की बात करें तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ये एमएसपी पर फसलों को खरीदने का काम करता है। क्लियर है क्या? और फसलों के भंडारण का काम करता है। हाई डोज ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में रिड्यूस अवेलेबिलिटी टू द प्लांट्स। फॉस्फोरस उर्वरक की उच्च खुराक से पौधों में की उपलब्धता कम हो जाती है। यहां पर हम लोगों से एंटागोनिस्टिक इफेक्ट पूछा जा रहा है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हम लोगों से पूछा जा रहा है। विपरीत प्रभाव हम लोगों से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? विपरीत प्रभाव। विपरीत प्रभाव का मतलब है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। यहां पे देखो, जब नाइट्रोजन बढ़ता है, कौन बढ़ता है? जब नाइट्रोजन बढ़ता है, जब नाइट्रोजन बढ़ेगा, नाइट्रोजन जब बढ़ता है तो कॉपर जो होता है वो कम हो जाता है। जब कॉपर बढ़ता है तो जो आयरन होता है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। जब फास्फोरस क्या होता है? बढ़ता है, तो जो जिंक होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यही हम लोगों से पूछा गया है। आंसर आ जाएगा डी, दिल्ली। विपरीत प्रभाव, एंटागोनिस्टिक प्रभाव से ये प्रश्न था। अगला, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफसेट्स आर टू डैश 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 टाइप। दिशा और लंबाई के अनुसार ऑफसेट प्रकार के होते हैं। ऑफसेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और एक होता है ऑब्लिक। एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है ऑब्लिक। दो प्रकार के ऑफसेट होते हैं दिशा और लंबाई के अनुसार। तो आंसर आ जाएगा बी, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, नीरा इज अ वेराइटी ऑफ। नीरा किसकी किस्म है? चावल, गेहूं, जौ, गन्ना।
1996 में 1996 में शुगर केन की एक वैरायटी, शुगर केन का एक हाइब्रिड यानी कि संकर पैदा किया गया, और वो संकर कौन सा था? नीरा। अरे कौन सा था भैया? नीरा। क्लियर है क्या? तो ये शुगर केन का एक हाइब्रिड है, और सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कहां होता है? सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है मोर देन 50% इन महाराष्ट्र। 50% से ज्यादा खेती इसकी कहां होती है? महाराष्ट्र में। तो ये शुगर केन की, अगर ऑप्शन में शुगर केन नहीं दिया जाए, अगर ऑप्शन में वो कुसुम दे दे, क्या दे दे भैया? कुसुम दे दे, सैफ्लॉवर दे दे या साफ्लॉवर दे दे, तो आंसर साफ्लॉवर। अगर गन्ना नहीं दे तो साफ्लॉवर, क्योंकि ये साफ्लॉवर की भी वैरायटी है नीरा। ठीक है, तो नीरा किसकी वैरायटी है? गन्ने की वैरायटी है। और किसकी वैरायटी है? कुसुम या सैफ्लॉवर की वैरायटी है। अगला, अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण के वर्गीकरण के तहत नहीं आता है? आप कौन कौन सा सर्वेक्षण हम लोग करते हैं? मराइन सर्वेक्षण हम लोग करते हैं, लैंड सर्वेइंग हम लोग करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हम लोग करते हैं, एक नहीं करते हैं, कौन सा? तलगर वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? यही बेसमेंट वाला जो है वो आंसर आ जाएगा सी, चेन्नई। अगला प्रश्न, सीड रेट ऑफ प्योर व्हीट क्रॉप इज, शुद्ध गेहूं की फसल की बीज दर कितनी होती है? गेहूं की बीज दर होती है 100 से 110 किलोग्राम के लगभग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100 से 110 किलोग्राम के लगभग सीड रेट होती है। अगला, टॉप सॉइल मीन्स अपर ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी या सबसे बाहरी परत। ठीक है, जो टॉप सॉइल होती है जहां पर हम लोग बेसिक वे में कल्टीवेशन करते हैं, टॉप सॉइल, कौन सी सॉइल? टॉप सॉइल या फिर अरेबल सॉइल। अरेबल सॉइल जहां पर बेसिक वे में कल्टीवेशन होता है, जहां पर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं, उसकी जो गहराई होती है वो होती है 15 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 से 30 सेंटीमीटर। तो 15 से 30 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन कहीं दिया है क्या? 15 से 50 दिया है, 25 से 50 दिया है, 30 से 60 दिया है, 5 से 25 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन जो है ये इस रेंज के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा भैया 5 से 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? आंसर है डिटेल। अगला प्रश्न, सल्फेट ऑफ पोटास SOP कंटेन्स K2O। सल्फेट ऑफ पोटास की सल्फेट में K2O कितना परसेंट होता है? तो 48%। 60% के लगभग किस में होता है भैया? ये होता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास में। किस में होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल इनपुट इन डेयरी फार्म। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी फार्म में चर इनपुट का एक उदाहरण है? वेरिएबल इनपुट या चर इनपुट का मतलब होता है उत्पादन के साथ जिसमें बदलाव आता है। चर इनपुट का क्या मतलब होता है भैया? चर इनपुट का मतलब होता है उत्पादन के साथ बदलाव। उत्पादन के साथ बदलाव, उत्पादन के साथ बदलाव, या जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो कैजुअल हायर्ड लेबर, आकस्मिक कार्य पर रखे गए श्रमिक। परमानेंटली हायर्ड लेबर, स्थायी रूप से कार्य पर रखे गए श्रमिक। फार्म फैमिली लेबर, खेत के पारिवारिक श्रम। या फार्म मैनेजर्स लेबर, खेत प्रबंधक की श्रम। तो ये जो तीनों होते हैं ये तो क्या होते हैं? ये तो फिक्स्ड होते हैं। ये जो होता है कैजुअल हायर्ड लेबर, ये जो होता है ये क्या होता है? ये होता है आपका वेरिएबल इनपुट होता है, या फिर क्या होता है? चर इनपुट होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये बचे हुए क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। MGCI टीम की कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज हम देख पा रहे हैं कि 2023 से लेकर 2020 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनका डिटेल सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आप ये मान के चलिए कि 8 और 9 जून 2024 को जो आपका MPPAT का पेपर होने वाला है उसमें
अगर आपने इतने सारे पेपर का सॉल्यूशन देख लिया है तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। निश्चित तौर पर आपकी सफलता में ये कारगर सिद्ध होगा और ये जो सॉल्यूशन है ये पत्थर का मील साबित होने वाला है। इसमें आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, इसमें सीवीटी का सॉल्यूशन ऑलरेडी डाला है यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हैं। एक आईएमपी क्वेश्चन सीरीज चली थी 2019-20 में, जिसके परिणाम स्वरूप ही आप देखोगे तो उस साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया था। टॉप 10 में 7 से 8 बच्चे थे। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखें और जरूर इसका लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इसका लाभ ले बेटा और अपनी मंजिल तक पहुंचे। चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस सॉल्यूशन को। ये पेपर था आपका 9/11/2020 को AG2 और उसमें भी ये फर्स्ट शिफ्ट का हो रहा है पेपर। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन की। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ फ्लावर। तो किसे फूलों की रानी कहा जाता है? तो यहाँ पर फूलों की जो रानी कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा बेटा रोज, क्योंकि गुलाब को ही हम किंग एज वेल एज क्वीन कंसर्न करते हैं। ठीक है, इसी को हम भैया फूलों की रानी भी कहते हैं और राजा भी कहते हैं। इसे हम सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक भी कहते हैं, प्रेम का प्रतीक भी कहा जाता है, सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है बेटा। और कौन से रोज को कहा जाता है? तो दैट इज रेड रोज, लाल गुलाब को इसका सिंबल माना जाता है। बात करें हम ग्लेडियोलस की, तो इसे हम कहते हैं क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो क्वीन ऑफ बल्बियस फ्लावर, बोले तो कंद पुष्प की रानी, इसे हम कंद पुष्प की रानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। देन हम बात करें कार्नेशन की, तो कार्नेशन को हम बोलते हैं डिवाइन फ्लावर या गार्डनर पिंक, डिवाइन फ्लावर या गार्डनर पिंक। ठीक है, बात करें हम टुलिप की, तो टुलिप के लिए सच कोई ऐसा कॉमन नेम नहीं है, लेकिन इसके संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहां पर है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है ये J&K में है, जिसको हम बोल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। पिछली बार इसमें करीबन 20 लाख लोगों का बताया गया था डेटा की देखने का। इतना सुंदर है ना, तो काफी अच्छा गार्डन है। तो एशिया का सबसे बड़ा ये टुलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर में, तो अपने लिए गर्व की बात है भैया, भारत में है तो। ठीक है, चलिए ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको मैंने काफी सारी जानकारी दे दी बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से। वैसे किंग ऑफ फ्लावर आए तो डहेलिया है, और डहेलिया ऑप्शन में नहीं है तो फिर किंग ऑफ फ्लावर भी क्या होता है? रोज होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पर पहली प्रायोरिटी किंग क्या है? तो डहेलिया है। पोटैटो, टोमेटो, कैप्सिकम, एग प्लांट बिलोंग टू फैमिली। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची की बात करें बेटा, तो इसकी एक ट्रिक है, याद रखना आपको। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, इन सब की क्या बना लेंगे बेटा? मिक्स वेज। तो आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची की क्या बनाई? सब्जी बनाई। वह तंबाकू खा के सो गए। गांव में खाई जाते हैं, तंबाकू खा के एक बीड़ा इधर दबा लिया, सो गए। तंबाकू खा के सो गए। चलो, तो सो गए तो सोने दो, अपना काम हो गया। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्ची की क्या बन गई? सब्जी, और तंबाकू खा के सो गए। तो सो से क्या हो जाएगा आपका? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में जितने भी कॉमन वेजिटेबल्स और इंपोर्टेंट क्रॉप्स आती सारी अपन ने कवर कर ली। कद्दू वर्गीय में हम देखेंगे बेटा जितने भी कुकर बीट्स हैं, जैसे आपका तरबूज है, वाटरमेलन है, खरबूज है जिसको हम मस्क मेलन बोल रहे हैं, करेला है, बीटर गर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, लौकी है जिसको हम बोटल गर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, ये बीटर गर्ड हो गया, बोटल गर्ड, लौकी,
ठीक है, आपका गिलकी, करेला, लौकी, तरबूज, खरबूज, जो रेल पर चल रहे हैं, बेल पर चल रहे हो सारे इधर आ जाएंगे। सोलेनेसी की बात हो गई, ठीक है। फिर हम बात करें ब्रेसिकेसी की, ठीक है बेटा। तो ब्रेसिकेसी की अगर मैं बात करूं तो जितने भी कोल क्रॉप्स हैं, जितने भी कोल क्रॉप्स हैं अर्थात गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, जितनी भी कोल क्रॉप्स है, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो कोल क्रॉप्स में आएगा आपका कौन कौन सा, जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, उसके अलावा यदि हम देखें बेटा इधर तो केल आता है, चाइनीज केबेज आता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट आता है, ये सब आता है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी को हम बोलते हैं फेबेसी, तो मटर है, चौला है, जिसको लोबिया कहते हैं, तो दलहनी फसलें आती है, ठीक है बेटा। तो अब इसका राइट आंसर आपको मिल गया, दैट इज सी, सोलेनेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कटा हुआ फल, सिरका, चीनी और मसालों का उपयोग की तैयारी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो विनेगर मिलाया जा रहा है, शुगर मिलाया जा रहा है, मसाले मिलाए जा रहे हैं और चॉप्ड फ्रूट्स, मतलब उनको काट दिया है। तो फल सब्जियों को काट कर मसालों के साथ पीट कर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसकी बात हो रही बेटा, तो इस पदार्थों को हम बोलते हैं चटनी। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, चटनी, क्योंकि जैम में कोई मसाला नहीं मिलाते, जेली में भी नहीं मिलाते, मार्मलेड में नहीं बनाते, ठीक है। जैम बनाने के लिए हमें फलों का रस चाहिए कि फलों का गूदा, तो हमें चाहिए फ्रूट पल्प, फलों का गूदा, फ्रूट पल्प चाहिए, कितना चाहिए बेटा? 45%, ठीक है। जेली बनाने के लिए हमें चाहिए फ्रूट जूस, अर्थात फलों का जलीय रस, कितना चाहिए बेटा? तो ये चाहिए अपने को 45%, ठीक है। मुरब्बा या कैंडी, ठीक है, तो मुरब्बा या कैंडी बनाने के लिए हमें 50% के आसपास फ्रूट पल्प चाहिए होता है, ठीक है, मार्मलेड या मुरब्बा बनाने के लिए। और इसका जो TSS होता है मुरब्बे का, वो होता है 65% तक, ठीक है। यहीं पर मैं बता दूं आपको, जैम का TSS होता है 68% और जेली का TSS होता है 65%, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, कुल विलेय ठोस, ठीक है बेटा। चलिए, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म एरिल? एरिल से रिलेटेड है, देखो अब एरिल से रिलेटेड है तो लीची से, क्योंकि एप्पल जो है ये एक तरह से हम देखें तो लेप नंबर 34 अपनी ट्रिक है, आप सभी को याद है, लोकाट एप्पल पियर, तो ये होता है पोम टाइप का फ्रूट होता है, ठीक है। मैंगो की अगर बात करें तो दैट इज ड्रूप स्टोन, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ड्रूप स्टोन को इसको हम जानते हैं ड्रूप स्टोन या अस्टिल फल, ठीक है। ड्रूप स्टोन या इसको हम किस नाम से जान रहे हैं बेटा? अस्टिल फल के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। अमरूद की बात करें तो अमरूद का फल मल्टीसीडेड बेरी होता है, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से पूछा गया था। तो लीची में एरिल होता है, जनरली लीची का जो एरिल होता है वो फ्लेसी एरिल होता है ना, लीची में क्या होता है? फ्लेसी एरिल होता है, ठीक। और एरिल शब्द अनार के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन वहां पर वो कुछ न कुछ हिंट देगा, जूसी सीड कोड एरिल ऐसा देगा, तो ध्यान रखना, जूसी सीड कोड एरिल आ जाए तो फिर वो अनार के लिए होता है, ठीक है भाई। तो ये डिफरेंट टाइप के आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर आएगा ए। आधुनिक कैनिंग के जनक कौन है? फादर इज कंसिडर्ड ऑफ मॉडर्न कैनिंग, तो कैनिंग के जो पापा है दैट इज एम निकोलस अपार्टस साहब है, ठीक है। लुइस पास्चर साहब ने क्या दिया था? तो इन्होंने पाश्चुरीकरण के बारे में बताया बेटा, पाश्चुराइजेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो पाश्चुरीकरण की बात करें तो इसका टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है, ठीक। तो राइट आंसर हो गया सी। और ये कैनिंग के साथ साथ किसके भी पिताजी हैं? तो ये फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन भी कंसर्न किया जाता है, फादर ऑफ फूड साइंस भी कहा जाता है इनको। तो फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फादर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन भी इनको कंसर्न किया जाता है। नेक्स्ट है ICR का इंस्टीट्यूट है, IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है और कहाँ है? तो भैया ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर इसका नाम देखें हम तो दैट इज हिसार घट्टा, बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। हिसार घट्टा, बेंगलुरु, कर्नाटका। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1968। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो उस नदी का नाम है अर्का। इसीलिए यहाँ से जो भी वैरायटी रिलीज होती है
उसके नाम के आगे क्या लगा होता है, अर्का लगा होता है। IHR से जो भी वैरायटी रिलीज होती है, लाइक अर्का रक्षक इज द वैरायटी ऑफ टोमेटो, अर्का सम्राट इज द वैरायटी ऑफ tomato, triple disease resistant variety of tomato, then Arka Niketan is the famous variety of onion. Many series of Arka in the market, they are released from the Hisarghatta, Bengaluru, Karnataka. Then ICR, many institutes are located there, but famous institute in field of agriculture, that is ICAR, Indian Council of Agricultural Research, establishment year 16th of July 1929, who at present DG of ICR, that is Dr. Himanshu Pathak. Okay, then Simla, now again important horticulture famous institute located there, that is CPRI, Central Potato Research Institute, establishment ईयर आए तो 1949, ठीक। और यहाँ से जो भी वैरायटी निकलती है उसके नाम के आगे क्या लगा होता है, कुफरी, जैसे कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अलंकार है, कुफरी ज्योति है, कुफरी बहार है, कुफरी जवाहर है, कुफरी जीवन है, कुफरी ज्योति है, कुफरी बादशाह है, कुफरी गिरिराज है, कुफरी गिरधारी है। दे आर मेनी सीरीज ऑफ कुफरी रिलीज फ्रॉम द CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड नाउ FRI बात करें हम तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, जहां से हर साल वन रिपोर्ट जारी की जाती है, और इसी वन रिपोर्ट के हिसाब से MP में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होता है, ये हम सब जानते हैं। सो काफी जानकारी आपको मिल गई बेटा, आगे बढ़ते हैं। इन ड्राइंग ऑफ फ्रूट विच केमिकल इज यूज्ड टू मिनिमाइज द ब्राउनिंग, फलों को सुखाने के लिए किस रसायन का प्रयोग कम से कम ब्राउनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा केमिकल है, जब हम फल सब्जियों को सुखाते हैं तो उनमें भूरेपन की एक परत आ जाती है, उसको कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। और CO2 का यूज किसमें करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में करते हैं। ब्रांच बेंडिंग फॉर क्रॉप रेगुलेशन इज कॉमन इन, देखो ब्रांच बेंडिंग किसमें करते हैं, बेंडिंग का काम झुकाने का। तो जनरली जो बेंडिंग होता है वो हम देखेंगे गुआवा में होता है ना, इस तरह से हम इसको बेंड कर देते हैं। क्या फायदा होता है बेंड करने से, तो जो एपिकल डोमिनेंस है, ठीक है बेटा, जो एपिकल डोमिनेंस होता है ऑक्सिन के कारण होता है। एपिकल डोमिनेंस किसके कारण होता है, शीर्ष प्रभाविता, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष प्रभाविता, जिसको हम कह रहे हैं, ये ऑक्सिन के कारण होती है, ठीक है। तो ऑक्सिन को जब हम बेंड कर देंगे तो इसका जो एपिकल डोमिनेंस का नेचर है वो फिनिश हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स ब्रांच, ज्यादा से ज्यादा शाखाएं किधर बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल बढ़ेगी। और जब शाखाएं जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल होती है उतना ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन मिलता है। ये आप किसी भी प्लांट में देख सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होगी उतनी अच्छी गुणवत्ता का हमें प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये बेंडिंग का प्रोसेस महाराष्ट्र में किया जाता है, और किसमें किया जाता है, अमरूद में किया जाता है। कौन सी वैरायटी में करते हैं, देसी और टॉल वैरायटी जो होती है उनमें करते हैं, ठीक है। चलिए, मैंगो में भी एक तरह का बेंडिंग होता है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग का थोड़ा सा डिफर है, यहाँ पर ए आता है। इसके अलावा मैंगो में हम रिंगिंग करते हैं, छल्ले बना देते हैं, जिससे CN अनुपात बढ़ जाता है। नींबू लाइम लेमन में ऐसा कुछ टेक्निकली होता नहीं, पपाया में भी कुछ ऐसा टेक्निकली कॉमन प्रैक्टिस है नहीं तो यहाँ पर जरूर अपन जिक्र करते बेटा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर शुड बी ए, गुआवा। ब्रांच बेंडिंग झुकाने का कार्य फसल नियमन के लिए हम किसमें करते हैं, गुआवा में करते हैं। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनी गार्डन इज लोकेटेड, देखो बेटा, एक होता है नेशनल बोटनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में, नेशनल बोटनिकल गार्डन लखनऊ में, और इंडियन बोटनिकल गार्डन जो कि इनके नाम पर डिवोटेड है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। बोस साहब काफी फेमस व्यक्ति रहे, जैसी बोस साहब इन्होंने कई सारे सिद्धांत थ्योरी दिए जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये कहां पर है, तो एट प्रेजेंट ये जो है कोलकाता में। अब कोलकाता तो ऑप्शन में ही नहीं, अब वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग है, और शिवपुर कोलकाता, हावड़ा। तो ये नाउ डेज अगर हम देखेंगे तो हमें कहा देखने को मिलता है, शिवपुर, हावड़ा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, ठीक है। तो ये हावड़ा जो है कोलकाता के आसपास जगह है, उसी के हिसाब से पश्चिम बंगाल में। अब देखो ऑप्शन में 2 जगह पश्चिम बंगाल दिया था, है ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था। तो राइट आंसर आएगा शिवपुर, शिवपुर कोलकाता, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम पर है। इंडियन बोटनिकल गार्डन ध्यान रखना है, लेकिन नेशनल बोटनिकल गार्डन आ जाए तो आपको लखनऊ याद रखना है। चंडीगढ़ की बात आई है तो एशिया का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन है,
एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन है, रोज गार्डन है एशिया का या इंडिया का, जो कि चंडीगढ़ में, जो कि किसके नाम पर है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसको जो डिजाइन किया था नेकचंद सैनी साहब ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेंगलुरु को ऑल्सो एक बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ गार्डन बेंगलुरु। सीड सिटी जालना, जैसे हम जानते हैं सीड बीजों का शहर जालना है, वैसे बगीचे का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। रोज सिटी आ जाए तो चंडीगढ़ को कहा जाता है, ध्यान रखना बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लो कंसंट्रेशन फॉर प्रिजर्विंग गुआवा पल्प? अमरूद के गूदे को किसके द्वारा प्रिजर्व किया जाएगा? तो मैंगो और गुआवा, इन दोनों के पल्प का जो प्रिजर्वेशन किया जाता है दैट इज केएमएस, ठीक है। केएमएस के द्वारा जितने भी कलर लेस है, रंगहीन है, उनका किया जाता है। साथ ही आम अमरूद का जो गूदा है, पल्प है, उनका भी प्रिजर्वेशन केएमएस पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट से किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम बेंजोएट कुछ होता नहीं, जरूर सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट होता है जो प्रिजर्वेशन के काम में आता है। किनके लिए? जितने भी रंगीन उत्पाद है उनके लिए हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, ठीक है। सिरके की बात करें तो अचार है, चटनी है, इन सब में प्रिजर्वेशन के लिए डाला जाता है, ठीक है बेटा। इथेनॉल तो बाई प्रोडक्ट है, एनर्जी क्रॉप के रूप में इसका प्रोसेसिंग किया जा रहा है। क्यूरिंग इज एन एसेंशियल ऑपरेशन फॉर द स्टोरेज, भंडारण के लिए क्यूरिंग एक आवश्यक है। तो आपने सुना होगा फ्लेम या फायर क्यूरिंग, है ना। फ्लेम पिलिंग आपने पढ़ा था, फ्लेम पिलिंग। तो उसी तरह से सुखाने के लिए क्यूरिंग किया जाता है। किसमें किया जा रहा है? तो ये ऑनियन में किया जा रहा है, तो राइट आंसर शुड बी सी होगा, ध्यान देना है, ठीक है भाई। चलिए, रोबस्टा इज द फेमस ग्रुप ऑफ, दैट इज बनाना। रोबस्टा जो है, रोबस्टा है, नेंद्रेन है, ठीक है, डॉर्फ कैवेंडिस है, रजेली है, पुवन है, मंथन है, दूध सागर है, अमृत सागर है, लाल वेलची है, FAIH4 है, ट्रिपल जीनोम वाली जो वैरायटी टेट्राप्लाइड है। दीज आर द ग्रुप ऑफ रोबस्टा, सॉरी दीज आर द वेराइटीज ऑफ बनाना। ये सब की सब केले की किस्म है। और मार्टमैन फेमस वैरायटी है, याद रखना बेटा, ठीक है। मार्टमैन है, बहुत फेमस वैरायटी है। पुवन, रसथली, काफी सारी वैरायटियां हैं। गुआवा की बात करें तो इधर L49 लखनऊ 49 है, इलाहाबाद सफेदा है। सरदार अमरूद जिसको हम कह रहे हैं L49 को, इलाहाबादी सफेदा अलग है। L49 लखनऊ 49, सरदार अमरूद राजबद्री, ठीक है। इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ सफेदा इज द वैरायटी ऑफ मैंगो। उसके अलावा हरीजा है, चित्तीदार है, ऐसी कई सारी वैरायटियां हैं, ठीक है। ललित है, ये सब किसकी वैरायटी बेटा? अमरूद की। बेहट कोकोनट है। बनाना मैंने बता दिया। मैंगो में तो काफी सारी वैरायटी है, जैसे पूसा अरुणिमा है, अल्फांजो है, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, नीलम है, तोतापरी है, ठीक है। पूसा अरुणिमा है, ठीक है। निरंजन है, मधुलिका है, ये सब मैंगो की वैरायटी है। ग्रेप्स की अगर मैं बात करूं बेटा तो डिलाइट, परलेट, चीमा शाही, भोकरी, काली साहिबी, थॉमसन सीडलेस, मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी। तो दीज आर द वैराइटीज ऑफ कॉमन फ्रूट्स। ड्रैगन प्लांट बिलोंग टू फैमिली। ड्रैगन प्लांट किस में आता है? तो दैट इज कैक्टेसी। ये कैक्टस है, ड्रैगन प्लांट कैक्टस की तरह होता है, नागफनी की तरह, तो याद रखना। एस्टेरेसी में मैरीगोल्ड, सोलिनेसी की अपनी भी बात हुई थी। पोलीगेनेसी में आप देखोगे तो आपका बकवीट आता है ना, पोलीगेनेसी में। ड्रैगन प्लांट क्या है? तो ड्रैगन प्लांट एक फ्रूट प्लांट है, नॉट ए फ्लावर, ठीक। सोलो इज द फेमस ग्रुप ऑफ पपाया, ठीक है। तो सनराइज सोलो, ताइवान, रेड लेडी 786, ठीक है। पूसा नन्ना, पूसा मेजेस्टी, कुरगानुडी, वाशिंगटन, ये सारी वैरायटियां किस में आएगी? पपाया में आएगी। को5 एक अदर इंपोर्टेंट वैरायटी है। चलिए, पौधे के विभिन्न भाग या सजावटी आकृति जैसे जानवर, पक्षी आदि में ट्रेनिंग करने की कला को किस रूप में जाना जाता है? द आर्ट ट्रेनिंग प्लांट्स इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्नामेंटल शेप लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, etc इज नोन एज। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? टॉपियरी कहते हैं, ठीक है। हिल गार्डन तो जापान के गार्डन का है। वर्टिकल गार्डनिंग जैसे आजकल हो ही रहा है, टेरेसिंग, छत पर बागानी, ठीक। चलिए, कर्ड एडिबल पार्ट, बंद गोभी का जो खाते हैं वो हेड है, ठीक है। गोभी का, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कर्ड है, जो एपिकल प्रीफ्लोरल एपिकल मेरिस्टेम का मॉडिफिकेशन है। टोमेटो एंड वेजिटेबल में अगर हम देखें ब्रिंजल की, तो ये फ्रूट वेजिटेबल है, फल है, तो ये आंसर आएगा कर्ड का
कॉलीफ्लावर। पिंचिंग इज डन इन मैरीगोल्ड, तो ये करी जाती बेटा गेंदा में बुआई के 40 दिन बाद। व्हाट इज पिंचिंग? तो जो एपिकल बड होती है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं, जो बड होती है उस बड से जो टॉप मोस्ट लीव्स होती है, पत्तियां होती है, जो सबसे ऊपर जुड़ी हुई पत्तियां होती है, इनको बुआई के 40 दिन बाद तोड़ देते हैं ताकि मैक्सिमम जो ब्रांचेस है वो कहाँ बढ़ सके, हॉरिजेंटल बढ़ सके, प्लांट में हॉरिजेंटल ग्रोथ ज्यादा हो सके। इसलिए हम बुआई के 40 दिन बाद टॉप मोस्ट पोर्शन को ऊपर से पिंच कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं बेटा? पिंचिंग। किसमें? गेंदा में और गुलदाउदी में। और गुलदाउदी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 14 से 21 दिन या 1 से 2 सप्ताह की उम्र में ये काम करते हैं। किसमें करते हैं ये काम? तो ये काम हम करते हैं मैरीगोल्ड में और गुलदाउदी में। ठीक है, दोनों का डेट आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। गेंदा के लिए कितने दिन में कर रहे हैं हम लोग? 40 दिन में कर रहे हैं, तो राइट आंसर सी हो गया। यही सेम प्रोसेस ग्राम में की जाती है, चने में। तो ग्राम में इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ग्राम में हम इसको जानते हैं बेटा निपिंग के नाम से या खुटाई के नाम से। इसी प्रोसेस को हम कॉटन और टोबैको में जानते हैं टॉपिंग के नाम से। ठीक, चलिए। मिनिमम टीएसएस कंसंट्रेशन इन जेम दैट इज 68%, ध्यान रखना। नीरा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, नीरा किससे प्राप्त की जाती है? तो नारियल से क्या बनाया जाता है बेटा? नीरा बनाया जाता है। और ताड़ से ताड़ी बनाई जाती है, सेब से साइडर बनाई जाती है, साथ ही सेब से फेनी भी बनाई जाती है। लेकिन जब फेनी बनाते हैं तो उसमें फेनी बनाने के लिए सेब प्लस काजू लिया जाता है ना, सेब प्लस काजू से फेनी बनती है, गोवा की फेमस दारू है। चलो, आम से वैसे इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो बनता है आपका पानक, जिसको हम स्क्वेश बोल रहे हैं, पानक या स्क्वेश जिसको हम बोल रहे हैं वो बनाया जाता है। वैसे आम से माजा बनाई जाती है, स्लाइस बनाई जाती है, अचार बनाया जाता है आम से, कई सारी बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। संतरे से मार्मलेड बनाया जाता है बेटा। ठीक, तो ये हो गया सारी लिस्ट। चलिए, तो अभी नीरा की बात हुई, तो नीरा जो होता है फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, किससे? तो नारियल से। तो ये थे बेटा आपके पीएटी में जो क्वेश्चन आए थे 2020 के पेपर का, उनका डिटेल सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।